मूवी के शुरू में हम एक बच्ची को बैली डांस करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने महलनुमा घर की तरफ बढ़ जाती है और इस वक्त पर हम नोटिस करते हैं कि 6 लोग इस एबिगेल नामी बच्ची पर नजर रखे हुए थे। वो गाड़ी का पीछा करते हुए इसी तरह एबिगेल के घर एंट्री भी कर लेते हैं, जिसके बाद ये लोग इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश भी कर चुके थे। लेकिन असल मिशन उसे यहाँ से निकालकर बाहर ले जाना था और बच्ची के डैड के घर आने पर ये लोग तकरीबन पकड़े ही जाने वाले थे, पर अपनी होशियारी दिखाते हुए सभी की नजरों से बचकर वो एबिगेल को किडनैप करके एक ओल्ड मेंशन में ले ही आते हैं, जहां पहले से ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट उनका वेट कर रहा था। उसने प्लान किया था कि वो एबिगेल की किडनैपिंग के बदले उसके अमीर डैड से $50 मिलियन की मांग करेगा। पैसे मिलने के बाद वो इन सबको इनका हिस्सा, जो तकरीबन हर एक के पास $7 मिलियन आता, वो देकर इन सबको इनके इस काम से छुटकारा दे देता। पर तब तक के लिए 6 लोगों के इस पूरे ग्रुप को एबिगेल को इसी मेंशन में बांध कर रखना था। यानी किडनैपिंग के बाद एबिगेल की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। हाँ, और सबसे जरूरी बात, लैम्बर्ट इनसे कहता है कि यहाँ का एक रूल है, कोई अपना असल नाम, असली पहचान किसी को नहीं बताएगा। सब एक दूसरे को बुलाने के लिए यहाँ नकली नाम यूज करने वाले हैं, जो नाम इन्हें लैम्बर्ट ही देकर गया है। लैम्बर्ट इन सब से इनके फोन भी ले चुका था ताकि पुलिस इन्हें ट्रैक न कर पाए। और साथ ही एक आखिरी इंस्ट्रक्शन वो जाने से पहले उन्हें ये देता है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी और उसके रूम में जोई के अलावा कोई नहीं जाएगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसकी किडनैपिंग की। लैम्बर्ट ने इन सब के पूछने के बावजूद भी अभी तक इन्हें ये नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। इन्हें अभी तक बस यही खबर थी कि एबिगेल के डैड एक मिलियनर है, ये नहीं बहुत ही अमीर इंसान। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के बारे में ही गैस करना शुरू कर देते हैं। जो इन लोगों को पहचानने में माहिर थी, वो फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है, जो कि 100% करेक्ट था। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो हैकर थी, लोगों के अकाउंट्स हैक कर करके। पैसे की कमी तो नहीं थी उसके पास, बस तुमने थ्रिल के लिए मिशन चुना है। सही कह रही हूँ ना? और ये मस्कुलर मैन, तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का बड़ा शौक है ना? तुम जरूर एक गुंडे हो। ड्राइवर, तुम्हारे बारे में गेस करने की क्या जरूरत है? तुम अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हमारे साथ हो। एंड एट लास्ट स्नाइपर, तुम्हारी हरकतों से तुम मिलिट्री वाले लगते हो। सबके बारे में तो उसने अच्छा गेस कर लिया था, पर अब खुद की बारी थी, जिस पर फ्रैंक बोलता है तुम भी तो मिलिट्री में थी, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ा, तुम्हारा बेटा भी तुमसे दूर हो और इस वक्त इसीलिए तुम इतनी ज्यादा ही कैंडीज खाती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है और उसकी आंखों पे बंधी पट्टी हटा देती है। इन्हें उसने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया। एबिगेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे रिलैक्स करने के लिए जोई से पिंकी प्रॉमिस कहती है कि ना तो मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगी और ना ही तुम्हें किसी और से नुकसान होने दूंगी। बातों ही बातों में इनके दरमियान का बॉन्ड काफी अच्छा हो जाता है। जोई बताती है एबिगेल, मेरा तुम्हारे जितना ही एक बेटा है। एबिगेल को ये सुनकर अच्छा लगा था। वो कहती है जरूर आप अपने बेटे से प्यार करती होंगी, पर मेरे डैड वो थोड़े अजीब है, गुस्से वाले हैं, खतरनाक है, मेरे से उतना प्यार नहीं करते जितना वो पहले करते थे। जोई के बाहर जाने से पहले एबिगेल उसे वार्न करती है, आज रात बहुत बुरा होने वाला है कुछ। जोई को उसकी ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं और फिर नीचे आकर सब लोग उसे कहते हैं कि मुझे शक है कि एबिगेल के डैड कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है। आखिर हमने किडनैपिंग की है, हमें भी पता होना चाहिए कि किसकी बेटी को किडनैप कर लिया हमने। उसकी बातों में दम था। फ्रैंक बिना वक्त ज़ाया किए एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डरा धमका कर उससे उसके डैड का नाम पूछ लेता है। एबिगेल के डैड का नाम सुनने के बाद वो स्टिल रह जाता है, ऐसे जैसे उसे सांप सूख गया हो, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है। ये बात वो जाकर सबको बताता है और सब उसी की तरह शौक रह जाते हैं। फ्रैंक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि कैसे एक मर्तबा उसके साथ के 3 ऑफिसर्स ने इस गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था। उसके बाद से उन तीनों ऑफिसर को लाइफ थ्रेट्स आना शुरू हो गए। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया। रूम के आगे 24/7 सिक्योरिटी थी और रूम के अंदर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक विंडो और एक दरवाजा। विंडो से अंदर घुसना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो अंदर से तीनों ऑफिसर्स की लाशें मिली। इससे वो खूब अंदाजा लगा सकते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ सभी खौफ से पागल हो चुके थे सिवाय ड्राइवर के, क्योंकि उसे यहाँ किसी कहानी भी यकीन नहीं था। कुछ देर बाद वो किसी काम से बेसमेंट में जाता है और देखने को मिलता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। वो जोर से चीख मारता है और हैकर को उसकी चीख सुनाई दे जाती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि उस ड्राइवर का किसी ने गला काट दिया था। घबराई हुई वो वापस उनके पास आकर बताती है उनको कि हम पर हमले होना शुरू हो चुके हैं। ये सुनकर स्नाइपर कहता है
यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। वो और फ्रैंक जैसे ही इस मेंशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पूरे घर की खिड़की और दरवाजों के आगे मेटल शील्ड्स आ जाती है, जिसका मतलब है कि अब ये लोग यही कैद होकर रह गए हैं। इन लोगों को ये भी पता था कि बिल्डिंग में कोई किलर भी है जो इनको मारने वाला है, इसलिए ये सब लोग होशियार बैठे हैं। जो एबिगेल से पूछने के लिए जाती है, क्या तुम्हें इन सभी अटैक्स के पीछे कुछ पता है? यहाँ एबिगेल उसे बताती है कि असल में फ्रैंक मेरे डैड का आदमी है, और जब वो मेरे रूम में आया था तो उसने मुझे धमकाया कि मैं किसी को भी इस बारे में ना बताऊं। ये सुनते ही जोई गुस्से में आ चुकी थी। इससे पहले कि वो फ्रैंक के पास जाती, पीछे मुड़कर वो देखती है कि स्नाइपर का भी मर्डर हो चुका है। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि मानो उसका मुंह नोचा गया। जोई और भी ज्यादा डर गई। वो अब गन पॉइंट पे फ्रैंक को रख लेती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन जोई इसके बात पे यकीन करने वाली नहीं थी। इस चीज के ऊपर लड़ते लड़ते कब एबिगेल के कमरे के सामने आ गए इन्हें पता नहीं चला। एबिगेल इन्हें लड़ता हुआ दिख रही थी और साथ साथ अपने हाथों से हथकड़ियां उतार रही थी, और अगले ही सेकंड वो एक भयानक वैम्पायर में बदल चुकी थी। उसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। फ्रैंक उसे गोली मारता है, लेकिन एबिगेल अपने आप को कुछ ही देर में हील कर लेती है। ये देखकर सब डर गए। बाहर आकर जल्दी से वो उसे उसके कमरे में लॉक कर देते हैं। एबिगेल को देखकर इन्हें काफी सारी मिस्ट्री समझ आ चुकी थी कि सिर्फ एबिगेल ही नहीं, उसके डैड भी एक वैम्पायर है, इसलिए सब उससे डर कर रहते हैं। और अभी तक जितनी भी किलिंग्स यहाँ हुई है वो सब की सब एबिगेल करती है। इन्हें अगर जिंदा रहना था तो इन्हें एबिगेल को मारना था। कोई गार्लिक पकड़ लेता है तो कोई लकड़ी से शार्प एज वाले वेपन्स बनाता है इस वैम्पायर यानी एबिगेल को मारने के लिए, लेकिन जोई इस काम में इन सब का साथ नहीं दे रही। उसका मानना है कि अगर हमें जिंदा जाना है तो हमें एबिगेल के साथ कोई डील कर लेनी चाहिए। खैर उसकी बातों पे ये लोग ध्यान नहीं देते और एबिगेल का रूम खोल देते हैं, जहाँ एबिगेल स्नाइपर के मरे हुए जिस्म के साथ डांस कर रही थी। ये लोग पीछे से एबिगेल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एबिगेल खुद ही इनके ऊपर भारी पड़ जाती है। गार्लिक और क्रॉस का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता। मुश्किलों से ही ये अपनी जान बचाकर एबिगेल के रूम से भागकर बाहर आते हैं। जो इन्हें मशवरा देती है कि हमें एबिगेल के ऊपर बेहोश करने वाला इंजेक्शन यूज करना चाहिए। पहले भी वो उसी से बेहोश हुई थी। उसका आइडिया अच्छा था, सब उसके ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं, लेकिन एबिगेल का उनके हाथ में आना इतना आसान नहीं था। एबिगेल अभी भी सबके ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन उनके ग्रुप का वो गुंडा मुश्किल से ही सही लेकिन पीछे से एबिगेल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और वक्त रहते ही जोई उसे बेहोश होने वाला इंजेक्शन दे देती है। इस सारी हाथापाई के अंदर एबिगेल यहाँ की एक साथी के हाथ पे काट भी गई थी। सबको डर था कि कहीं वो लड़की भी एक वैम्पायर न बन जाए। खैर दिखाया जाता है कि एबिगेल को जब होश आया तो उसने अपने आप को जेल में पाया। ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, और यहाँ इन्हें सबसे खतरनाक हकीकत ये पता चलती है कि असल में इन्होंने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने इन्हें किडनैप किया है। ये सब एबिगेल की ये प्लानिंग थी और लैम्बर्ट एबिगेल के लिए काम करता था। देखने में चाहे एबिगेल एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 सालों से रह रही है। वो इन सबसे कहती है कि तुम लोग यहाँ इसलिए हो कि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से हैकर ने एबिगेल के डैड के अकाउंट्स को हैक करके उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए थे। फ्रैंक ने उसके डैड के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की थी। जोई जो कि एक मिलिट्री डॉक्टर थी, उसने ड्रग्स के नशे में एबिगेल के डैड के साथ ही का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसके डैड को बहुत नुकसान हुआ। उसकी बातें सुनकर जोई से कहती है, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे डैड अब तुमसे प्यार नहीं करते। तुम उनके लिए जो कुछ भी कर लो, जितने भी जतन कर लो, वो अब तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। इन बातों के बाद ये सब लोग यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें बाहर का रास्ता भी ढूंढना था। ढूंढने का काम बाकी तीनों लोग गए और फ्रैंक को ये एबिगेल पर नजर रखने का काम देते हैं। इन सब के यहाँ से जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक के साथ एक डील करती है। वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और बाकी सबको खा जाऊंगी। बातों की बातों में फ्रैंक उससे इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता भी पूछ लेता है। एबिगेल बताती है कि इस बिल्डिंग की लाइब्रेरी में एक बुक है जिसको प्रेस करने पे यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल से की हुई उसकी डील तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को यहाँ से निकलने का रास्ता बताने के लिए जाता है, लेकिन उसे धोखा देते देख गुस्से में एबिगेल अपना पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को यहाँ पे मारने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पे जोई आके एक हैमर से यहाँ की एक विंडो तोड़ देती है। सुबह हो चुकी थी और विंडो से आने वाली तेज सनलाइट एबिगेल के हाथ को किसी बम की तरह फाड़ देती है। एबिगेल अपने आप को दोबारा से ठीक करने
लेने के लिए यहाँ से एक अंधेरी जगह में जाकर छुप जाती है और फिर वक्त के लिए ये लोग एबिगेल से छूट चुके थे, क्योंकि इस टाइम जहाँ पर वो थी वहाँ पे सनलाइट आ रही थी। लेकिन कितना भी वक्त तो यहाँ रहते, रात तो होनी ही थी। एबिगेल से इनका सामना जरूर होना था। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था। ये लोग दो दो के ग्रुप में डिवाइड होकर जब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब एबिगेल उस लड़की का माइंड कंट्रोल करने लग जाती है जिसे उसने काटा था। अपनी पावर से एबिगेल इस लड़की को वैम्पायर बना देती है और सबसे पहले उसके अपने ही साथी को मारने का हुक्म देती है। उसके कहने पे ये लड़की ये काम कर भी चुकी थी, यानी अपने उस पार्टनर को मार भी चुकी थी। जोई जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, इससे पहले कि वो जोई को ही आकर मारती, जोई एक मिरर के जरिए इस लड़की के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। क्योंकि अब वो लड़की वैम्पायर बन चुकी थी, इसी वजह से वो सनलाइट के लगते ही एक बॉम्ब की तरह फट कर खत्म हो जाती है। सभी यहाँ पर मारे जा चुके थे। जो बचे थे वो था सिर्फ फ्रैंक और जोई। फ्रैंक यहाँ पे लाइब्रेरी में जाता है और एबिगेल की बताई हुई किताब से एक दरवाजा खुलने में उसको मदद मिलती है। अंदर एक कंट्रोल रूम था जहाँ पे इन्हें लैम्बर्ट बैठा दिखाई दे जाता है। फ्रैंक बिना वक्त जाए के लैम्बर्ट को शूट कर देता है, लेकिन लैम्बर्ट खुद ब खुद उससे हील हो गया। यानी लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। वो फ्रैंक को बताता है कि आज से 2 साल पहले उसे वैम्पायर में बदल दिया गया था और उसके बाद से वो एबिगेल के लिए ये काम कर रहा है। वो हर ऐसे आदमी को एबिगेल के लिए पकड़ के लाता है जिसने एबिगेल के डैड का किसी तरह से नुकसान किया हो, जिसके बाद एबिगेल इसी मेंशन के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करके इमोशनली उनके साथ खेल के उन्हें मारकर अपने आप को सेटिस्फाई करती है। अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए इन नौकरों के साथ काम करते करते थक चुका था। वो एबिगेल से छुटकारे के लिए फ्रैंक का साथ चाहता था। फ्रैंक का साथ उसे कुछ इस तरह चाहिए था कि वो सबसे पहले फ्रैंक को मारकर उसे एक वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता। उसके बाद ये दोनों मिलकर एबिगेल को मारते। देन एबिगेल के डैड को, जो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बने बैठे थे, जिसके बाद वो उसकी हर चीज के मालिक होते। फ्रैंक को उसकी ऑफर बुरी नहीं लगी थी, इसलिए फ्रैंक उसकी बात मान जाता है। लैम्बर्ट उसे पहले बाइट करता है और फिर उसे अपना खून पिलाकर उसे एक वैम्पायर में बदल देता है। वैम्पायर बनते ही वो एक वेपन के जरिए यहाँ लैम्बर्ट के ही दिल में स्टैप करके उसे मार देता है, जिससे हमें ये बात पता चली कि फ्रैंक के दिल में लालच आ गया था। लैम्बर्ट के प्लान के मुताबिक एबिगेल के डैड की सारी दौलत वो अकेले ही हड़प करना चाहता था। फ्रैंक क्या फील कर रहा था कि वो वैम्पायर बन के बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसके जिस्म पे जितने भी जख्म थे वो सब के सब खुद ब खुद हील हो चुके हैं। इससे पहले कि वो एबिगेल को मारने के लिए उसकी तरफ चाहता, एबिगेल डांस करती हुई उसके पास होता जाती है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी और एबिगेल पहले जो सब पर भारी पड़ती थी, अब उसे फ्रैंक से लड़ने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा था। दूसरी तरफ हम जोई को देख रहे थे, जिसे अब ये यकीन था कि वो भी जिंदा नहीं बचेगी। वो यहाँ से भागते हैं आखिरी मर्तबा अपने बेटे को कॉल करने के लिए। वो अभी फोन ही कर रही थी कि यहाँ पीछे से उसके ऊपर फ्रैंक हमला कर देता है। वो उसे मारता है, टॉर्चर करता है, लेकिन उसे खाता नहीं। उसके दांत काटने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जोई भी एक वैम्पायर बच गई है। इतनी देर में यहाँ एबिगेल भी आ जाती है, जो जोई को वैम्पायर बनता देखकर उसके साथ डील कर लेती है फ्रैंक को मारने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रैंक ने एबिगेल को मारने के लिए लैम्बर्ट से डील की थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था क्योंकि जोई फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, इसलिए फ्रैंक उसे कंट्रोल कर सकता था। वो यहाँ उसे कंट्रोल करके एबिगेल को मारने का हुक्म देता है। जोई उसकी तरफ बढ़ती भी है, लेकिन फिर एकदम से मुड़कर वो एक वेपन के जरिए फ्रैंक के ऊपर ही चढ़कर उसके दिल पे स्टैब करके उसे मार देती है। फ्रैंक भी पहले वैम्पायर्स की तरह फट कर मारा गया था और अब जो जिंदा थे वो एबिगेल और जोई। मरने की बारी जोई की थी, लेकिन एबिगेल उसे नहीं मारती क्योंकि पहले से ही जोई ने एबिगेल के साथ अच्छा बिहेवियर रखा था, इसलिए एबिगेल की जोई के साथ बॉन्डिंग हो चुकी थी। वो यहाँ जोई से कहती है, तुम आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो जोई। और हाँ, ये ना समझता कि तुम वापस आने के बाद एक वैम्पायर बनी रहोगी। तुम जिस वैम्पायर के काटने से वैम्पायर बनी थी वो मर गया है और अब जैसे ही उसके काटने के जख्म तुम्हारे ऊपर से ठीक होंगे, तुम पहले की तरह इंसान बन जाओगी। जोई खुश थी, वो यहाँ से बचकर भागने वाली थी कि इतने में ही यहाँ एबिगेल के डैड एंट्री कर लेते हैं। उनको तो फ्री में अपना डिनर मिल गया था, वो उसे पकड़ कर खाने ही वाले थे, लेकिन यहाँ एबिगेल अपने डैड को रोक लेती है और कहती है, डैड आप इसे नहीं खाएंगे, इसने मेरी जान बचाई है। इस टाइम उसके डैड उसकी बात मान लेते हैं और जॉय से कहते हैं कि 1 सेकंड से पहले यहाँ से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि मेरी नीयत खराब हो। जॉय भी यहाँ से भाग जाती है और कहानी के लास्ट सीन में हम उसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।